गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ग्रामर बुक से ग्रामर का सिलेबस शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे पाठ 17 उपसर्ग और प्रत्यय। पेज नंबर 79 पर पाठ 17 दिया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय। इस पाठ में हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है? उपसर्ग की डेफिनेशन पढ़ना है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह अव्यय पढ़ना है, और प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पढ़ना है। हम सबसे पहले हम उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग के बारे में समझेंगे और डेफिनेशन को जानेंगे। उपसर्ग उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है बैठना। तो उस दोनों को मिला के उपसर्ग का अर्थ है नए अर्थ वाले शब्द बनाना। तो हमने क्या सीखा? अभी अर्थ सीखा है हमने कि उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। तो उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है बैठना, इसलिए उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ? नए अर्थ वाले शब्द बनाना। कई बार शब्दों के पहले कुछ शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं। इन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कु प्लस पुत्र बराबर कुपुत्र, उप प्लस हार बराबर उपहार, दुर प्लस बल बराबर दुर्बल, अथ प्लस पका बराबर अथपका। उपर्युक्त कु, अब, दूर और अज का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता, किंतु ये पुत्र और हार, बल और पका शब्दों के साथ से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब जैसे हम देखेंगे, हमें ये शब्द दिए गए हैं, जैसे कु दिया गया है, अब दिया गया है या अज लिखा हुआ है, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन जब हमने दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसमें परिवर्तन आ रहा है और एक नया शब्द बन रहा है। जब हमारी इसकी पूरी समझने के बाद डेफिनेशन क्या निकली कि जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं अथवा उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। क्या अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या उसमें एक नई विशेषता जुड़ जाती है, तो क्या कर देते हैं? उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब आपको उपसर्ग का अर्थ और उपसर्ग की परिभाषा या उपसर्ग किसे कहते हैं मालूम चल गया। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर या तो अर्थ बदल देते हैं या उनमें विशेषता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम जानेंगे उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। हिंदी में उपसर्ग के 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय। हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। संस्कृत के उपसर्ग में हमें पहले उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभी, अब, आ और उत। अब हमें इन उपसर्गों का हमें पहले अर्थ बताया गया है और उसके बाद में हमें जो उससे शब्द बनते हैं वो बताए गए हैं। तो अभी हम आपको एक दो बता दे रहे हैं, बाकी आप इसमें से पूरे रीड कर लेना। जैसे अति लिखा है तो अति का अर्थ होता है बहुत। तो क्या हो गया? अत्याचार, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशयोक्ति। अब अधि है, अधिमत का अर्थ होता है ऊपर। तो अधिकार, अधिनायक, अधिग्रहण, असंग। अब हमने ये पढ़ लिए। अब इसके बाद जो दिए गए हैं आपको इसको रीड करना है। अब हम आएंगे पेज नंबर 80 पर। उसमें भी हमें उपसर्ग दिए गए हैं। पहले उपसर्ग दिए गए हैं, उसके बाद हमें अर्थ बताया गया है, उपसर्ग से बने शब्द भी दिए गए हैं। जैसे उप लिखा हुआ है, उप का अर्थ क्या होता है? पास या सहायक है, तो उपयंत्री उप। अब हमारे पीछे वाले 80 पेज पर हमारे कौन से संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं? 5 और दिए गए हैं, उप, परि, प्रति, वि और सम। ये हमें दिए गए हैं संस्कृत के उपसर्ग, जो हमने आपको आगे बताए हैं। अब हम आएंगे सेकंड नंबर पर, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग दिए गए हैं जो हमें अभी हमने संस्कृत के सीखे थे। अब हम हिंदी पर आएंगे। अध, अध का अर्थ होता है आधा, तो उससे क्या बनेगा? आधा से अध पका, अध खिला, अध मरा, अध जला। अन मतलब नहीं, तो अनजान, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल। उन मतलब एक कम, 19, 39, 49, 59। ये हम शब्द बोलते हैं ना, जब गिनती बोलते हैं, हिंदी की गिनती बोलते हैं। का कु मतलब बुरा, कपूत, कुपोषण, कुचक्र, कुशाल। ऐसे ही हमें और दिए गए हैं, जैसे नी का दिया गया है, दू का दिया गया है, सू का दिया गया है और आ का दिया गया। ये हमारे क्या है? हिंदी के उपसर्ग। सबसे पहले हमने संस्कृत के पढ़े, फिर हमने हिंदी के पढ़े। अब आप इसको पूरा रीड करना। उसके बाद हम आएंगे तीसरे नंबर पर, अरबी फारसी के उपसर्ग। अब अरबी फारसी के उपसर्ग में सबसे पहले क्या लिखा है? कम का है। कम मतलब होता है थोड़ा, तो कम अक्ल, कम खर्च, कम उम्र, कमजोर। खुश, खुश मतलब अच्छा, तो खुश का क्या लगाएंगे? खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशबू और खुश नसीब। गैर, गैर का होता है बिना, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार।
ऐसे ही बहुत से शब्द दिए हैं, जैसे हमने संस्कृत हिंदी में पढ़े हैं, ऐसे हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग भी है। उपसर्ग की तरह अब हम आएंगे पेज नंबर 81 पर। 81 पर उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय लिखे हुए हैं, जो उपसर्ग नहीं है लेकिन उसकी तरह ही उपयोग किए जाते हैं। पेज नंबर 81 पर देखना है। जैसे आ क्या है? आ से अभाव, अकाल, अटल, अपूर्ण, अमर। अल्प मतलब कम, अल्पकालीन, अल्पजीवी, अल्पबुद्धि, अल्पाहार। उपसर्ग से जो शब्द बन रहे हैं वो बता रहे हैं। जो सह का साथ, सहपाठी, सहगामी, सहकर्मी, सहगान। अब मतलब अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र, स्वेच्छा। बहु मतलब बहुत, बहुमत, बहुमूल्य, बहुसंकर, बहुयज्ञ। पूर्व का पहला, पूर्वजन्म, पूर्वजन्म, पूर्वज, पूर्वाध, पूर्वकालीन। पुनः फिर, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्मिलन और पुनर्वास। ये क्या है? उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय हैं। अब हम आएंगे, हमने उपसर्ग पढ़ लिए, उपसर्ग का अर्थ पढ़ा सबसे पहले, फिर हमने उपसर्ग की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसके भेद पढ़े कि हिंदी के उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 4 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय। अब हम आएंगे प्रत्यय पर। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अंतर केवल इतना है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं, और ये शब्द के अर्थ में, जे शब्द के अंत में जुड़ते हैं। क्या है उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे अंतर क्या है? कि उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अब हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे प्रत्यय की। जो शब्दांश शब्दों के बाद जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह हमने उपसर्ग की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी तरह हमारी प्रत्यय की डेफिनेशन है कि जो शब्दांश शब्दों में जुड़कर, अंत में जुड़कर उसके अर्थ बदल देते हैं और उसमें एक नई विशेषता ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब हम प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय देखेंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उपसर्ग के कितने 4 भेद होते थे और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़कर धातु के अंत में जो लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मीठा है, बंगाल है और लज्जा है। तो हमें इसका उदाहरण दिया गया है। तो मीठा में हम जोड़ देंगे आई, तो क्या हो गया? मिठाई। बंगाल में हमने ई जोड़ गया तो बंगाली हो गया। लज्जा में आलू जोड़ दिया तो लज्जालू हो गया। ऐसे हमें क्या करना है? पीछे जोड़कर इसमें अर्थ बदल देते हैं। क्रिया के मूल रूप में अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन आता है, नए शब्दों का निर्माण होता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्यय दिए गए हैं, कृत प्रत्यय दिए गए हैं, उसकी धातु दी गई है और प्रत्यय से बने शब्द दिए गए हैं। जैसे आई, तो आई की धातु क्या है? लिख, पढ़, लड़। तो लिखाई हो गया, पढ़ाई हो गया और लड़ाई हो गया। आकू, तो पढ़ है, लड़ है, उड़ है, तो पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू। आऊ, आऊ को क्या है धातु? कमा, टिका, बिका, तो कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। आन का क्या है? मिल, उड़, चल, चाल, तो मिलान, उड़ान और चलान। आपका क्या है धातु? कौन सी धातु है? बह, कट, बच, बहाव, कटाव, बचाव। आवट, लिखा, थका, बना, तो लिखावट, थकावट, बनावट। अब हम आएंगे पेज नंबर 82 पर। अब इसमें जो और भी प्रत्यय दिए गए हैं उनकी धातुएं दी गई हैं और धातु से बने शब्द भी दिए गए हैं, जो आपको सबको रीड करना है। हमने आपको आधे बता दिए हैं, आधे आप बाद में देखेंगे। अब हमने देख लिए कृत प्रत्यय, देख लिए, हमने आपको समझा दिए, आपको पूरे रीड करना है। अब उसके बाद में आएंगे हम तद्धित प्रत्यय पर। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हमने कृत प्रत्यय में क्या पढ़ा था? जो क्रिया के मूल रूप में जुड़कर क्रिया के मूल रूप के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे किशोर, बच्चा और गुण, तो किशोर से क्या हो जाए? किशोरी। बच्चे में पन जोड़ दिया तो बचपन, गुण में गुणवान जोड़ दिया तो गुणवान। इसी तरह हमें जो कृत प्रत्यय के उदाहरण दिए गए थे, वैसे ही
किसके तद्धित प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहले प्रत्यय दिया गया है, फिर मूल शब्द दिया गया है और प्रत्यय से बने शब्द दिए गए हैं। और हमें क्या था, कृत प्रत्यय में धातु दी गई है, इसमें मूल शब्द दिए गए हैं। आपको ये पहचान रखना है, समझना है। आ का मूल शब्द क्या है, भूख, मैल और प्यास। तो क्या हो जाएगा, भूखा। आ की मात्रा लग जानी है, मैला, प्यासा। आई का बुरा, मीठा, चतुर। तो बुराई, मिठाई, चतुराई। ऐसे हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, हमें इसको रीड करना है, आप इसको कर लेना। अब हम आएंगे पेज नंबर 83 पर। 83 पर भी प्रत्यय और मूल शब्द दिए गए हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे तद्धित प्रत्यय के। अब हमने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है वो हम स्मरणीय बिंदुओं में याद रखेंगे। जब आप इसको रीड करोगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको एक एक प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय। अब हमने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सबसे पहले उपसर्ग की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय। और जो अब हम आएंगे प्रत्यय पर। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हमारा इधर चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे।